Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक. आज हम सबसे पहले बात करेंगे काला नमक राइस के बारे में. काला नमक राइस जिसे बुढ़ा राइस भी कहा जाता है. नाउ बेसिकली ये राइस का एक ट्रेडिशनल टाइप है. किस तरह से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि इसका जो हस्क है इट इज़ ब्लैक. द हस्क ऑफ दिस पर्टिकुलर राइस इज ब्लैक. जो ड्राई लीफी स्ट्रक्चर होता है ना, दैट इज ऑफ ब्लैक कलर. एंड अलॉन्ग विद इट हैज़ अ वेरी पावरफुल फ्रेगनेंस ऑल्सो. एंड नाउ द काला नमक राइस इट इज़ अबाउट टू गेट अ न्यू लुक एंड अ नेम. जब हम ट्रेडिशनली देखते हैं तो इस राइस के साथ कुछ बिलीव्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि दिस राइस, ये माना जाता है दैट दिस राइस वाज अ गिफ्ट फ्रॉम लॉर्ड बुद्धा टू द पीपल ऑफ सरस्वती, विच वाज द कैपिटल ऑफ द एंशियंट कोसाला किंगडम. कोसाला के किंगडम में द सरावस्ती जो कैपिटल थी उसके लोगों को, वहाँ पे रहने वाले लोगों को बुद्धा ने ये गिफ्ट दिया था. Once Buddha achieved his enlightenment. ये बिलीव है. अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई. एक तो जोग्राफी पर्सपेक्टिव में एग्रीकल्चर में हम राइस के बारे में पढ़ते हैं, क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं, और यहाँ पे ट्रेडिशनल टाइप ऑफ राइस सामने आ जाता है विच इज़ काला नमक राइस, ऑल्सो कॉल्ड एज बुद्धा राइस. तो याद रखेंगे कि ये माना जाता है कि बुद्धा ने ये एंशियंट कोशाला की कैपिटल में जो लोग रह रहे थे इन दी सरावस्ती, वहाँ पे लोगों को ये राइस दिया आफ्टर देयर एनलाइटनमेंट. ठीक है जी, आफ्टर बुद्धाज एनलाइटनमेंट. व्हाट इज़ दिस काला नमक राइस? काला नमक राइस इज़ बेसिकली सेंटेड. बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें. इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड अ वेरी शॉर्ट ग्रेन राइस. एंड इसका जो नाम है काला नमक, एक तो चीज़ ये है कि जो राइस है इसका जो हस्क है वो ब्लैक है. यूजुअली ऐसा नहीं होता, आपके पास ब्राउनिश एंड येलोइश सा हस्क होता है, लेकिन इसका हस्क जो है वो ब्लैक है. सेकेंडली, नमक मीन्स वॉट? सॉल्ट. तो एक फ्रेगनेंस है, शॉर्ट एंड फाइन आपका राइस है, ब्लैक हस्क है, काला नमक राइस, इसीलिए इसको कहा जाता है. क्या प्रेजेंटली इस राइस को कहीं पे ग्रो करवाया जाता है? तो आंसर येस. अब देखें, हमने कहा कि जो एंशियंट कोशाला जो वहाँ जो पीरियड था, जो रीजन था, वहाँ पे बुद्धा ने ये राइस दिया एज अ गिफ्ट. तो वहीं पे ये जो उत्तर प्रदेश वाला एरिया है, जो उत्तर प्रदेश में जो तेराई रीजन है, स्पेसिफिकली जो नॉर्थ ईस्टर्न तराई रीजन है यूपी का और नेपाल का, यहाँ पे इस राइस को उगाया जाता है. देर आर टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स इन यूपी एज वेल एज देर आर सम पार्ट्स ऑफ नेपाल. स्पेशली वो रीजन जो कि कपिल वस्तु एरिया के अंदर फ्लाई करता है, वहाँ पे काला नमक राइस को ग्रो करवाया जाता है. इस राइस को 2013 में GI टैग मिल चुका है. जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग ऑलरेडी इसे मिल चुका है. दिस वॉज रिकग्नाइज्ड इन दी सिद्धार्थ नगर और उसके आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे काला नमक राइस को ग्रो करवाने के लिए GI टैग मिल चुका है. अब देखो, थोड़ा ऑफ गार्ड अगर क्वेश्चन आ गया तो याद रखेंगे, काला नमक राइस न्यूज़ में है, यूपी के तराई रीजन में उगाया जा रहा है, लेकिन उसको जो GI टैग मिला है तो स्पेसिफिकली सिद्धार्थ नगर एंड द एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दैट यूपी इज शेयरिंग द GI टैग फॉर द काला नमक राइस. याद रखेंगे. देन वी ऑल्सो हैव वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम. आपने कभी आप रेलवे स्टेशन पे गए होगे तो आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे एक दुकान लगी होती है, उसके ऊपर लिखा होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कि उस डिस्ट्रिक्ट का फेमस प्रोडक्ट क्या है वो वहाँ से आप खरीद सकते हैं. तो सिमिलरली इस स्कीम के तहत भी इट अर्नड प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल. एंड देन दिस राइस वॉज ऑल्सो फीचर्ड इन अ बुक ऑफ FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, विच इज़ एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस. एक बुक आती है स्पेशलिटी राइसेस ऑफ द वर्ल्ड, उसमें काला नमक राइस को फीचर किया गया था. सो व्हेन वी लुक एट दिस प्लांट,
तो एक लॉजिंग कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पे प्लांट का जो टॉप है वो बहुत ही हैवी हो जाता है, बिकॉज उसमें ग्रेन्स आ जाते हैं तो वो बहुत हैवी हो जाता है, एंड उस टाइम पे आके जो स्टेम है वो काफ़ी वीक हो जाती है, एंड दैट पर्टिकुलर प्लांट इट फॉल्स डाउन। सो इसे कहा जाता है लॉजिंग। तो जिसमें जैसे ही आपके पेडी में जो राइस के ऊपर वाले पार्ट में ग्रेन्स बनते हैं वो हैवी हो जाता है, एंड देन द प्लांट फॉल्स डाउन ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पे हमारे पास IARI विच इज़ बेसिकली योर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनके पास 2 ड्वार्फ वैरायटीज़ भी हैं काला नमक की। बेसिकली एक ज़्यादा फेमस है विच इज़ द पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 एंड 1652। ये 2 वैरायटीज़ ड्वार्फ वैरायटीज़ आती हैं। तो प्लान ये था कि जो ट्रेडिशनल काला नमक राइस है इसमें हाई यील्डिंग प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन किया जाए, यील्ड भी बढ़ाई जाए इसकी। तो ये जो प्रोसेस था तकरीबन 2007 में शुरू होता है, जिसमें पूरा का पूरा ब्रीडिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाया जाता है और ड्वार्फ जीन्स लाए जाते हैं इस राइस वैरायटी में, ताकि वो जो लॉजिंग है वो जब वो गिरती है और उससे थोड़ा नुकसान होता है आपकी यील्ड पे, तो वो थोड़ा सा उसे आप कंपनसेट कर पाएँ। तो ड्वार्फ वैरायटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। बिंदली म्यूटेंट है, पूसा बासमती है, उसके साथ उसको क्रॉस करवाया गया सो दैट एक ड्वार्फ वैरायटी जो है वो जनरेट हो सके। ऑब्जेक्टिव यही था कि जो प्लांट है उसमें जो लॉजिंग होती है कि जब वो गिर जाता है उसे प्रिवेंट किया जाए, प्लांट की हाइट को छोटा किया जाए, उसे ड्वार्फ बनाया जाए। एंड इसी के साथ साथ कुछ और टॉलरेंट जीन्स भी इसमें इंड्यूस किए गए, जिससे कि जो बैक्टीरियल डिजीजेस हैं उनसे भी जो आपका काला नमक राइस है उसमें रेजिस्टेंस आ पाए। सो द न्यू नेम, तो ये सब कुछ रिसर्च चल रही थी टू मेक इट ड्वार्फ एंड टू हैव सम एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज ऑल्सो। सो अब जो न्यू नेम रखा गया है दैट इज इन एसोसिएशन विद द इंस्टीट्यूट आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी इन अयोध्या, जहाँ पे ये दोनों वैरायटीज़ को टेस्ट किया गया था। तो उसी के बेसिस पे ये जो न्यू नेम है द पूसा नरेंद्र काला नमक, जो नरेंद्र लगा है ये उस इंस्टीट्यूशन की वजह से लगा है जहाँ पे ये टेस्ट करवाए गए हैं। ये जो न्यू ब्रीड है इसका अरोमा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, न्यूट्रिशनल कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है। क्योंकि आपने इसे ड्वार्फ कर दिया तो लॉजिंग थोड़ी कम हो रही है, तो इसीलिए जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ चुकी है। इट हैज़ इंक्रीज टू 4.5 to 5 टन्स पर एकड़, जो कि पहले कुछ 2.5 टन एकड़ थी अगर आप ट्रेडिशनल काला नमक राइस को ग्रो करवा रहे थे। तो जिस वजह से काला नमक राइस न्यूज़ में है, ड्वार्फ वैरायटी आ गई है। ठीक है, अब बेनिफिट्स क्या है इस पूरी चीज़ के? अब देखो, सबसे पहले ये जो काला नमक राइस है, राइस इज़ वेरी रिच इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें आयरन, जिंक प्रेजेंट होता है एंड ये एल्जाइमर्स जैसी डिजीजेज को प्रिवेंट कर सकता है। इट ऑल्सो हैव 11% प्रोटीन विच इज़ ऑलमोस्ट डबल ऑफ द कॉमन राइस वैराइटीज़। इतनी न्यूट्रिशनल वैल्यू है काला नमक राइस की कि इसमें 11% प्रोटीन है, और नॉर्मल राइस के कंपैरिजन में दिस इज ऑलमोस्ट डबल। अलॉन्ग विद इट इट ऑल्सो हैव लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स, तो ऑलमोस्ट शुगर फ्री है। तो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट भी है वो भी इसे कंज्यूम कर सकते हैं। इट ऑल्सो हैव एंटीऑक्सीडेंट्स, एंथोसायनिन। इट इज़ वेरी पावरफुल टू प्रिवेंट हार्ट डिजीजेस। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द हेल्थ ऑफ द स्किन। एंड ये भी देखा गया है कि काला नमक राइस कैन ऑल्सो रेगुलेट ब्लड प्रेशर, एंड जो भी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसे काला नमक राइस से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका काला नमक राइस। आई होप अब आप नहीं भूलेंगे। एक तो वैसे भी इसका नाम स्ट्रेंज है, हमने हैं काला नमक राइस, तो आई थिंक इट्स ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर। अच्छा, अब क्योंकि जो ड्वार्फ वैरायटी आई है, पूसा इंस्टीट्यूट जो है वो न्यूज़ में है, एक बार इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि बाई चांस अगर कोई इंडायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो यू आर अवेयर ऑफ इट। तो जब हम IARI की बात करते हैं, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, तो बहुत कॉमनली इसे पूसा इंस्टीट्यूट कहा जाता है। ये इंडिया का नेशनल इंस्टीट्यूट है व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चरल रिसर्च, एग्रीकल्चरल एजुकेशन एंड एक्सटेंशन एज वेल। जो करंट इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, इट इज़ फाइनेंस्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च।
क्योंकि ICAR खुद एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसका काम ही यही है कि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चरल एजुकेशन, एग्रीकल्चरल रिसर्च को कोऑर्डिनेट करवाया जाए. And then it will report to Department of Agricultural Research and Education, which comes under the Ministry of Agriculture. And this entire Ministry of Agriculture, serves as its president. So this is an entire largest network of agricultural research and education institutes in the world. And India में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी 1970s में, उसमें भी सबसे ज़्यादा रिसर्च का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट. ठीक है जी. तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से टॉपिक ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चंस राइस कल्टीवेशन को लेकर आ जाते हैं. ये स्पीशी भी न्यूज़ में है, ट्रेडिशनल टाइप ऑफ राइस है, फिर इस पर थोड़ी आपने बायोटेक्नोलॉजी भी यूज़ की है, इसको ड्वार्फ वैरायटी आप इसकी लेकर आए हैं, तो इसीलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है. मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट टॉपिक साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. हम यहाँ पे बात करेंगे सैल्मोनेला एंड सैल्मोनेलोसिस की. सो दिस इज ऑल्सो इन न्यूज़. The use of traditional antibiotics, which ultimately leads to drug resistant, phenotypes. कोई suppose salmonella है, and there is very rapid use of such kind of antibiotics, जिसकी वजह से drug resistant phenotypes निकल के आ रहे हैं in the cases of typhoidal और non-typhoidal salmonella. जिसकी वजह से salmonella जो कि food borne induced illness है, मेजरली टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड फीवर या फिर गैस्ट्रोएंट्राइटिस हो जाता है, डायरिया हो जाता है, तो उसको क्योर करने में डिफ़िकल्टी आ रही है. ये न्यूज़ थी जिसकी वजह से सैल्मोनेला और सैल्मोनेलोसिस क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सिंपल सी बात, रैपिडली कोई भी एंटीबायोटिक उठाई खा ली, अनसेलेक्टिवली कुछ भी उठाया, ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक खा ली, तो ये देखने के लिए आ रहा है कि सैल्मोनेला के कुछ केसेस में टाइफॉइडल हो चाहे नॉन टाइफॉइडल हो, इनमें ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, जिसकी वजह से इनका ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट हो रहा है. ठीक है. अब बायोलॉजी पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक हमें कवर करना है. सबसे पहले हमें जानना है व्हाट इज़ सैल्मोनेला, और अगर हम पूरा नाम लें तो सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम. टाइफीम्यूरियम. अब देखो, हम सबको पता है कि टाइफॉइड कैसे होता है, कंटामिनेटेड खाना खाने से. तो सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, इट इज एसोसिएटेड विद एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स दैट आर ईटन. कोई रॉ या फिर अंडर कुक्ड एनिमल प्रोडक्ट था, मीट है, एग है, ये उससे ट्रांसफर हो सकता है. एंड इट कैन लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द गट, जिसे कहा जाता है गैस्ट्रोएंटेराइटिस. ठीक है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस विच इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ आवर गट. यहाँ पे एक हमारे पास सब टाइप आता है सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम ST313. ये बेसिकली नॉन टाइफोइडल सैल्मोनेला है, बट इट कैन कॉज ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, ब्लड में इन्फेक्शन जा सकती है. मेनली जो माल नरिश्ड और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं इन दी especially in the sub-Saharan Africa, because that region is prone with poverty, hunger and malnutrition, तो वहाँ पे ये वैरायटी ब्लड के अंदर इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकती है. रिसेंट स्टडीज़ ये शो कर रही हैं कि सैल्मोनेला के अंदर भी ड्रग रेजिस्टेंस फिनोटाइप्स आने शुरू हो चुके हैं, एंड दिस इज़ कॉजिंग इन्फेक्शन इन ह्यूमन बींग्स अलॉन्ग विद द कैटल्स. और अगर इसी तरह जो भी अवेलेबल एंटीबायोटिक्स हैं, अगर बैक्टीरिया इसी तरह अपने आप को अडेप्ट करता रहा, तो इससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है, एंड इट इज़ अ बिग थ्रेट टुवर्ड्स इट, क्योंकि आप उसे ट्रीट नहीं कर पाएंगे. देन यू नीड न्यू सेट ऑफ मेडिसिन्स. सैल्मोनेलोसिस ये इन्फेक्शन है. सैल्मोनेला बैक्टीरिया है. जो इन्फेक्शन ये करता है, उस इन्फेक्शन को कहा जाता है सैल्मोनेलोसिस. सो सैल्मोनेला यूजुअली जो कुछ एनिमल्स और कुछ बर्ड्स के इंटेस्टाइन में रहता है, एंड क्योंकि ये इंटेस्टाइन में रहता है, तो व्हाट हैपन्स कि अगर अनकुक्ड या रॉ एनिमल फीसेस या कुछ भी इस तरह का जो है वो ह्यूमन बीइंग कंज्यूम कर ले, तो देन इट कैन कम इनसाइड द बॉडी एंड देन इट कैन ट्रांसमिट इट टू द ह्यूमन बीइंग्स इफ यू आर ईटिंग फूड विच इज कंटामिनेटेड विद एनिमल फीसेस.
तो एनिमल ओरिजिन, कोई पोल्ट्री प्रोडक्ट है, पोर्क, बीफ, योर मिल्क, एग्स, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ से होता है, लेकिन वेजिटेबल्स भी कंटामिनेटेड हो सकती हैं, तो वहाँ से भी जो सैल्मोनेला है ये आ सकता है। थॉरोली अगर कुक किया जाए तो सैल्मोनेला किल हो जाता है, मर जाता है। तो इसीलिए जो रॉ और अंडर कुक्ड फूड्स हैं उनके अंदर मेनली खतरा रहता है ऑफ दिस काइंड ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है जी, सैल्मोनेलोसिस, फूड इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग बाय सैल्मोनेला। ठीक है जी, बायोलॉजी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अप वी हैव अ न्यूज़ आर्टिकल coming from environment perspective. This is about UNEP's Emission Gap Report 2022. UNEP, which is United Nations Environment Program. United Nations Environment Program ने recently Emissions Gap Report 2022 रिलीज की है। ये इस एडिशन की, इस रिपोर्ट की 13th एडिशन है और इस बार का टाइटल है द क्लोजिंग विंडो, Climate crisis calls for rapid transformation of societies. Just look at this title again. The closing window. Climate crisis calls for rapid transformation of societies. इस रिपोर्ट में एक ओवरव्यू देखा गया है, mainly the overview of the difference of where the greenhouse gas emissions are predicted to be in 2030 and where they should be, so that we can avert the climate change and the worst impacts of climate change. किस लेवल पे पहुंच जाएंगी 2030 तक और क्लाइमेट चेंज को रोक पाएं, उसके लिए कौन सा लेवल चाहिए, उसका डिफरेंस यहाँ पे एक्सेस किया गया है। मेजर फाइंडिंग्स अगर हम देखें तो यही कह रहा है कि जो हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट अडॉप्ट किया है 2015 में, उस एग्रीमेंट की तरह जो भी हमें इम्प्लीमेंटेशंस करनी है, द एंटायर वर्ल्ड इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ दोज गोल्स। देयर इज नो क्रेडिबल पाथवे विच इज करंटली इन प्लेस जिससे कि आप ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक ले जा सकते हैं। ऐसा कोई भी क्रेडिबल पाथवे कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ पे जो टॉप 7 एमिटर्स देखे गए हैं, दीज आर चाइना, द यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रशिया एंड यूएसए। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अकाउंटिंग फॉर 55% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, और ये 2020 की रीडिंग्स हैं। इंडिया और जो बाकी टॉप एमिटर्स हैं, their emissions have rebounded in 2021. मतलब देखो 2020 is an extraordinary year because of COVID-19. तो अगर आप इसे प्री पैंडमिक लेवल से कंपेयर करते हैं, 2019 लेवल से कंपेयर करते हैं, तो इवन देन जो 2021 में हम 2019 वाले लेवल को भी ओवरशूट कर चुके हैं। एंड कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो G20 मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल for the 75% of the global greenhouse gas emissions. And in 2020, the global average of per capita greenhouse gas emission was 6.3 tons of carbon dioxide. So this report find out कि अगर आपको climate change के worst impact से बचना है तो world must cut down its greenhouse gas emission by 45%. इतना बड़ा गैप है, 45% आपको इमिशंस रिड्यूस करनी होंगी, तभी जाकर आपके पास आप ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के वर्स्ट इम्पैक्ट से बच पाएंगे। यहाँ पे कुछ सजेशंस भी दिए गए हैं। सिंपल बात है, अगले 8 सालों में, दिस इज 2022, 2030 की बात हो रही है, तो हमें हमारी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करना होगा। हमें ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करना होगा, अडॉप्ट करना होगा इन दी हैवी इंडस्ट्रीज। जो कार्बन इंटेंसिटी है उसे रिवर्स करना होगा, स्पेशली इफ यू लुक एट द ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन, तो वहाँ पे कार्बन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। एंड देर इज़ अ वेरी अर्जेंट ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ नीडेड व्हेन इट कम्स टू
to deliver the enormous cuts to limit the greenhouse gas emissions by 2030. एंड ताकि हम सबसे कॉस्ट इफेक्टिव पाथ पे हों, हमें अगर अचीव करना है कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस तक भी मेंटेन कर पा रहे हैं टेम्परेचर को, फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, तो ये परसेंटेजेस जो हैं ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने की वो 30 to 45%, मतलब अगर आप 30% कम करोगे तो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। अगर आप 45% करते हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल एरा। तो ये असेसमेंट UNEP ने की है इन इट्स रिपोर्ट, राइट? So that is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.